हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया चैप्टर करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, फ्री कंसेंट। ठीक है, शुरू करें। चलो जी, तो देखो, अब चैप्टर की हेडिंग में दो वर्ड्स आ रहे हैं, फ्री और कंसेंट। तो तुम जैसे ही फ्री देखते हो तुम्हें लिखता है मुफ्त, कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाए वो फ्री होती है। ठीक है, बट यहां पे फ्री से मतलब वो नहीं है। ठीक है, और दूसरा वर्ड आ रहा है कंसेंट। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड कंसेंट। ये वर्ड कंसेंट तुम लोगों ने स्कूल में भी देखा होता है। जब तुम्हें कभी स्कूल में पिकनिक जाना था, या कभी कोई ट्रिप पे जा रहे हैं स्कूल वाले लेके, या कोई भी चीज होती थी तो स्कूल वाले तुम्हें देते थे कंसेंट फॉर्म, याद है? तो कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा होता था? पेरेंट्स से साइन करवाने होते थे और लिखा होता था कि पेरेंट्स अपनी परमिशन दे रहे हैं, ऑथराइजेशन दे रहे हैं कि वो तुम्हें लेके जा सकते हैं ट्रिप पे, मूवी पे, या कुछ भी कर किसी चीज के लिए भी। ठीक, तो कंसेंट फॉर्म में क्या कर रहे हैं? पापा मम्मी से तुम उनकी इच्छा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे कंसेंट में मतलब यहां पे आ रहा है कि आप किसी से कोई उसकी इच्छा पूछ रहे हो कि क्या तुम ये करोगे। ठीक है, तो वो होगी उसकी कंसेंट। और अगर उसने अपनी इच्छा खुले दिल से और अपने आप से, अपनी इच्छा से ही दी है, किसी जोर जबरदस्ती में आके नहीं, डर में नहीं, गलती से नहीं, फ्रॉड से नहीं, बिल्कुल पूरे होशो हवास में और सोच समझ के अगर वो अपनी इच्छा जता रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो क्या हो जाएगी? फ्री कंसेंट। ठीक है, तो कंसेंट रखने का मतलब है व्हेन टू और मोर पर्सन्स are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense at the same time। जब दो लोग एक चीज के ऊपर अग्री करते हैं, ठीक है, एक ही चीज के ऊपर अग्री करते हैं, एक ही सेंस में और एक ही टाइम पे, तो हम क्या बोलेंगे? उनके बीच में कंसेंट है। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हो तुम और ये है तुम्हारा BFF। ठीक है, और तुम अपने दोस्त से कहते हो विल यू बाय माई कार फॉर 5 लाख। क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख में? तुम्हारा दोस्त कहता है यस आई विल। तो क्या यहां पे कंसेंट है? है, क्योंकि तुम जिस पे अग्री करवाना चाह रहे हो और जितने पे अग्री करवाना चाह रहे हो, तुम्हारा दोस्त उसी बात पे अग्री कर रहा है और उतनी प्राइस पे अग्री भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब तुम कोई छोटे मोटे आदमी तो हो नहीं, है ना? ये बात तो तुम्हें सबको बता देनी चाहिए। मैं तो समझता हूं तुम अब अपना एक बड़ा सा प्रोफाइल वगैरह बनाओ और दुनिया को बता दो कि तुम मुझे ना कहीं से कम मत समझो। ठीक है, अब तुमने तुम्हारे पास मल्टीपल कार्स हैं, छोटी मोटी कार भी नहीं, छोटी मोटी कोई वो भी नहीं है। तुम्हारे पास एक कार फॉर एग्जांपल मारुति की स्विफ्ट है। ठीक है? बोल। एक होंडा सिटी है। ठीक है, उसके बाद एक XUV 700 है। 500 तो पुरानी हो गई, अब तो तुम 700 लेके चलने वाले में से हो, है ना? फिर XUV 700 के बाद एक तुम्हारे पास ऑडी है। ठीक, एक तुम्हारे पास मर्सिडीज है। ठीक, छोटे मोटे नहीं हो, और एक लैम्बोर्गिनी है। पोर्श भी चाहिए क्या? पोर्श, फरारी, फरारी भी ले लो। कभी कहो कि सचिन से तो कमी है, अभी भी सचिन के पास फरारी है, तो लो फरारी भी आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, और तुम हमने अपने दोस्त से पूछा विल यू बाय माई कार फॉर 5 lakhs। ठीक है, तुम्हारा दोस्त कहता है यस आई विल। ठीक है, तुम सोच रहे हो 5 लाख में बेचोगे अपनी स्विफ्ट, दो सोच रहा तुम 5 लाख में देना चाह रहे हो मर्सिडीज। ठीक है, तो तुम्हारे बीच में कंसेंट है, तुम्हारे बीच में कंसेंट है।
तुम सोच रहे हो स्विफ्ट, तुम्हारा दोस्त सोच रहा है मर्सिडीज दे रहे हो तुम 5 लाख में, कंसेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस चीज पे तुम चाहते हो उसी चीज पे तुम्हारा दोस्त नहीं चाहता। तुम क्या कर रहे हो, तुम अग्री तो कर रहे हो बट अपॉन डिफरेंट थिंग्स, नॉट ऑन द सेम थिंग। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारी कंसेंट नहीं है। अच्छा, मान लो कि तुम्हारा दोस्त भी स्विफ्ट समझ रहा है और तुम भी स्विफ्ट समझ रहे हो, तब क्या कंसेंट है? है। ओके, तुम सोच रहे हो अपनी स्विफ्ट इमीडिएटली बेचोगे और तुम्हारा दोस्त सोच रहा है कि वो तुम्हारी ये स्विफ्ट जो है 1 साल बाद लेगा। कंसेंट है? क्यों? सेम टाइम पे नहीं है कंसेंट, सेम थिंग पे है, सेम सेंस में है बट सेम टाइम पे नहीं है। तो कंसेंट के लिए जरूरी क्या है कि अग्री करे सेम थिंग पे, सेम सेंस में और सेम टाइम पे। ठीक है, अगर कंसेंट होती है तो उसको बोलते हैं हम यूनियन ऑफ माइंड्स, यूनियन ऑफ माइंड्स या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स। तुमने सुना होगा शादी को कहते हैं यूनियन ऑफ सोल्स, सुना है? यूनियन ऑफ सोल्स बोला जाता है शादी को। वैसे ही अगर दिमाग से आप दोनों लोग एक ही चीज पे अग्री करते हो तो उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ माइंड्स या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, बट अगर आपका आपस में कंसेंट नहीं बनता, ठीक है, कंसेंट नहीं बनता, तो उसको क्या बोलते हैं? एरर इन कंसेंसस। ठीक है, और अगर कंसेंट बनता है तो क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ माइंड्स या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स या फिर कंसेंसस एडिडम। ये वर्ड कंसेंसस एडिडम हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। जिसने भी नहीं पढ़ा है चैप्टर रिवाइज कर लो जाके, जिसको याद नहीं आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने ये वर्ड कंसेंसस एडिडम पढ़ा हुआ था, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था हमने ये। और दूसरा क्या है? एरर इन कंसेंसस। अगर लोगों के बीच में कंसेंट नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं हम? एरर इन कंसेंसस। ठीक है, ये एरर इन कंसेंसस को ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड से अलग लिखा है, ये बेसिकली यहां के लिए है। आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स या यूनियन ऑफ माइंड्स कब बोलते हैं? जब कंसेंसस होता है। ठीक है, तो जी कंसेंट तो हमें पता चल गया कि भैया जब दो लोग अग्री करते हैं सेम थिंग पे, सेम सेंस पे, सेम टाइम पे, तो होगी कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या है? तो फ्री कंसेंट एक ऐसी कंसेंट है जो कि कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से ना ली गई हो। जब आप लोगों की अग्रीमेंट इनके थ्रू नहीं लेते तो हम क्या कहेंगे? कंसेंट आपकी फ्री है। मतलब अगर आपकी कंसेंट ली गई है बाय कोवर्जन तो फ्री नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट ली गई है तो फ्री नहीं है, फ्रॉड से ली गई है तो कंसेंट फ्री नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन ली गई है तो भी फ्री नहीं है, और अगर मिस्टेक से ली गई है तो भी फ्री नहीं है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यह चीज पहले भी मैंने डिस्कस करी हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक अग्रीमेंट में फ्री कंसेंट इज मिसिंग, तो क्या होगा? और एनी अदर essential element is missing, तो क्या होगा? तो देखो, अगर अग्रीमेंट आप जो कर रहे हो उसमें फ्री कंसेंट मिसिंग है, मतलब कंसेंट तो ली गई है, सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम पे अग्री तो किया गया है, बट कंसेंट मान लो कनपटी बंदूक रख के ली गई है तो उसको बोलते हैं कोवर्जन से ली गई कंसेंट, डरा धमका के ली गई है। तो अगर फ्री कंसेंट मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, इसको बोलेंगे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई और इसेंशियल एलिमेंट अगर मिसिंग है,
कोई और फ्री कंसेंट के अलावा, जैसे मान लो कंसेंट ही नहीं है, या फिर कंसिडरेशन नहीं है, पार्टीज केपेबल नहीं है, या फिर जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट का वो अनलॉफुल है, अगर कोई और इसेंशियल एलिमेंट, हमने पढ़े हैं कि 10 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, 10 या 11 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, अगर फ्री कंसेंट के अलावा कोई भी और चीज मिसिंग है तो वो वॉइड अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो अग्रीमेंट में अगर फ्री कंसेंट मिसिंग है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मतलब फ्री सिर्फ और सिर्फ फ्री कंसेंट मिसिंग है। अगर बाकी सारी चीजें प्रेजेंट है बट फ्री कंसेंट नहीं है तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट कोई और चीज मिसिंग है, कंसिडरेशन नहीं है, एक वैलिड ऑफर या वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है पार्टीज की, ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, ऑब्जेक्टिव जो आपने रखा है वो इम्पॉसिबल है टू अचीव, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लैरिटी नहीं है, अगर कोई और इसेंशियल एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, याद करो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? जो वॉइड होने वाला हो। बस अभी माइक्रोवेव में रखा है, जैसे ही पक जाएगा वॉइड हो जाएगा। सर एग्रीड पार्टी को अगर ऑप्शन मिलता है कि किसको? एग्रीड पार्टी को ऑप्शन मिलता है कि वो अवॉइड कर सकता है। बिल्कुल, अग्रीव्ड पार्टी या इंजर्ड पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते। जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उस पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है अगर वो चाहे तो, बट ये ऑप्शन दूसरी पार्टी के पास नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा हो गया वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं सबसे पहली चीज कोअर्जन क्या होता है। तो कोअर्जन का मतलब होता है आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, मतलब थ्रेट दे रहे हो, धमका रहे हो, या आप उसको थ्रेटन वो कर रहे हो, स्केयर कर रहे हो, डराने की कोशिश कर रहे हो कि अगर तूने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं या तो तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा या तेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दूंगा, या फिर कोई भी ऐसा काम करने की धमकी दे रहे हो जो कि इंडियन पीनल कोड में पनिशेबल है या प्रोहिबिटेड है। अगर आप ऐसा भी कोई भी काम करते हो तो वो क्या हो गया? कोअर्जन लगा दिया। या आपने किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया या किसी को नुकसान पहुंचा दिया और फिर कह रहे हो कि देख अभी तो मैंने तेरा सिर्फ सर फोड़ा है, अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, या मैंने अभी तेरे बीवी बच्चों का सिर्फ धमकाया है, अगर तूने काम नहीं किया मेरा तो मैं तेरे बीवी बच्चों को मार डालूंगा, या तेरे घर में आग लगा दूंगा, तेरे घर में बम फेंक दूंगा, ग्रेनेड फेंक दूंगा और घर उड़ा दूंगा तेरा। ठीक है, इस तरीके की जो चीज अगर आप करते हो जो कि किसी को डैमेज करता है, किसी इंसान को थ्रेटन करता है कि उसको नुकसान पहुंचोगे, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, या नुकसान पहुंचा चुके हो इंसान को, इंसान की प्रॉपर्टी को, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हो जो प्रोहिबिटेड है अंडर द इंडियन पीनल कोड, तो वो क्या होगा? इट अमाउंट्स टू कोअर्जन। ठीक है, अब मैं ये वर्ड्स बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में यही वर्ड्स तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, आप अगर थ्रेटन कर रहे हो कि आप कमिट करोगे कोई भी गलत काम, या आप कमिट कर चुके हो कोई गलत काम, या फिर आपने किसी इंसान या उसकी प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचा दिया है, या कोई भी काम फॉर प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन पीनल कोड, ये चीजें देखो उसकी डेफिनेशन में लिखी है। ये डेफिनेशन तुम्हें याद करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सेक्शन 15 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, क्या तो कमिट कर चुके हो या धमकी दे रहे हो क्या? टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग, मतलब किसी की प्रॉपर्टी को आपने जब्त कर लिया अनलॉफुली, या थ्रेटन कर रहे हो, धमकी दे रहे हो कि तेरी प्रॉपर्टी में उठा के ले जाऊंगा, जब्त कर लूंगा एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से, वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। तो कोअर्जन क्या है? कमिट करना या थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, या फिर किसी की प्रॉपर्टी आपने जब्त कर ली, उठा के ले गए अनलॉफुली, या धमकी दे रहे हो कि मैं उठा लूंगा। ठीक है, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो और क्यों कर रहे हो? आप ये धमकी क्यों दे रहे हो? आपकी इंटेंशन क्या है? आप चाहते हो कि कोई भी आप एक इंसान आपके साथ अग्रीमेंट में एंटर करे। तो ये जो आप कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? कोअर्जन।
ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, जैसे कि पीछे के चैप्टर्स की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। कैपेसिटी ऑफ पर्सन्स की डेफिनेशन याद करनी है, कंसेंट की याद करनी है, ऑफर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन जो एक्ट में लिखी है वो याद करनी है, क्योंकि जो बच्चा वो डेफिनेशन एक्चुअली लिख के आएगा उसके ज्यादा मार्क्स बनेंगे रादर देन जो अपने हिसाब से लिख के आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सारी चीजें अपने रट लो, बट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको जरूर लर्न कर लेना। तो ऑफर एक्सेप्टेंस उसकी याद करनी है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने। कंसिडरेशन उसकी याद करनी है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी याद करना है। तो जितनी भी डेफिनेशन है मेन उनको याद कर लेना, ठीक है। अब ध्यान रखना, हमने क्या बोला कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो फॉरबिडन है या प्रोहिबिटेड है अंडर द इंडियन पिनल कोड, तो अब ये जो कोवर्जन आप लगा रहे हो, किसी को डराना धमकाना जिसको कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कोवर्जन। अगर आप कोवर्जन लगा रहे हो ऐसी जगह पे जहां पे इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो क्या उसको कोवर्जन मानेंगे? समझ लो, फॉर एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये हो तुम, ठीक है, और छोटे मोटे आदमी हो नहीं, एज इट इज, तुम बैठे हो एक फ्लाइट में, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, सिडनी से दिल्ली आ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तुम घूमने, ठीक है, और वहां से वापस आ रहे हो टुवर्ड्स दिल्ली। अब तुम एक फ्लाइट में बैठे हो और एक आदमी तुम्हें प्लेन में डरा रहा है, धमका रहा है, प्लेन में कह रहा है ये इतनी जो गाड़ियां खड़ी कर रखी है ना घर पे, इनमें से लैम्बोर्गिनी मेरी नाम कर दो और मर्सिडीज मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो प्लेन में तुम्हें खत्म कर दूंगा या ये प्लेन क्रैश करा दूंगा। तुम कह रहे हो करा दे, तू भी तो मरेगा साथ में, फ्लाइट में तो तू भी बैठा है मेरे, तब ले लो लैम्बोर्गिनी। तो उसने कहा हाँ बात तो सही है। फिर उसने कहा कि ठीक है प्लेन नहीं क्रैश कराऊंगा, तुम्हें मार डालूंगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो तुम्हें क्या कर रहा है, फ्लाइट में कोवर्स कर रहा है, फ्लाइट में तुम्हें कोवर्स कर रहा है। तो अब तुम फ्लाइट में हो, क्या दिल्ली पहुंच चुके हो? नहीं, प्लेन में हो, तो इंडियन पिनल कोड दूसरी कंट्रीज पे तो एप्लीकेबल हो नहीं ना, ठीक है। तो क्या इसको कोवर्जन मानेंगे? फिर मानेंगे। लॉ ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि कोवर्जन जहां लगाया जा रहा है वहां पे इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। अगर आप पे कोवर्जन लगाया गया है तो फिर वो कोवर्जन माना जाएगा, फिर चाहे वो इंडिया के बाहर ही क्यों लगाए, या फिर इंडिया के बाहर तुम्हारा रिश्तेदार ठहरा है कोई, फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ हो और तुम्हारा बड़ा भाई छोटा भाई कोई भी वहां पे है, बाहर है, ठीक है, और कह रहा है मैं उनको मरवा दूंगा, मैं उनको गायब करवा दूंगा, बात नहीं कर पाओगे, हड्डियां तोड़वा दूंगा, ये कुछ भी, ठीक है, तो फिर उसको भी कोवर्जन मानेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो एक और केस मुझे बताना ये है या नहीं। ये है एक हस्बैंड और ये है उसकी वाइफ, ठीक है। तो वाइफ के पास खूब सारी प्रॉपर्टी है जो उसको उसके पापा ने दी या शायद उसने अपना आप बनाई, कुछ भी कह लो, वाइफ के पास खूब प्रॉपर्टी है और हस्बैंड बेचारा नल्ला है। तुम नल्ला ही बोलते हो ना, नल्ला मतलब कुछ नहीं है, मतलब एनी टाइम शराबी सा है, पड़ा रहता है, शराब पी के पड़ा रहता है कहीं पे भी, और बस कोई काम धंधा नहीं है इसके पास। अब हस्बैंड को दिख रहा है मेरी बीवी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है, बड़े बड़े ऐश कर रही है, और मैं यहाँ पे 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की शराब पी के पड़ा रहता हूँ। तो अपने हस्बैंड ने अपनी बीवी से क्या कहा कि तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, हैं मैं उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा उससे कुछ अपना बिजनेस शुरू कर लूँगा। बीवी कहती है तू घंटा कुछ शुरू करेगा, तू और शराब की बोतल लाके खड़ा कर देगा, तू घर को ठेका बना देगा, तो तेरे को तुम्हें एक धेला नहीं दे रही, ठीक है। तो हस्बैंड ने क्या कहा, हस्बैंड ने बीवी को बोला कि अगर तू मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करेगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। खुदकुशी समझते ना, सुसाइड कर लूँगा, खुद को फांसी लगा लूँगा, और उसके बाद एक चिट्ठी छोड़ के जाऊँगा जिसमें लिखा होगा मेरी मौत की जिम्मेदार तू है और तू है, तेरे को सजाए मौत दे दी जाए, ऐसा लिख के चला जाऊँगा चिट्ठी में, और फिर तू जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटती रही हो और एक दिन जेल चली जाइयो।
ठीक है, ये हस्बैंड जो वाइफ से कह रहा है, इसको कोर्जन मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ, ये दे रहा है। धमकी दे रहा है। और इंडियन पिनल कोड में खुद को फांसी लगाना, सुसाइड करना भी प्रोहिबिटेड है, मना है। आप खुद को भी हार्म नहीं पहुंचा सकते, अपना आप सुसाइड करने की कोशिश करोगे तो वो भी डिसअलाउड है, तो ये भी कोर्जन माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, हस्बैंड कह रहा है वाइफ से कि अगर तूने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं करी तो जो तेरी मम्मी है मैं उनको मार डालूंगा, तेरी जो मम्मी है मैं उनको मार डालूंगा। बताओ, इसको कोर्जन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो ध्यान रखना, यह जरूरी नहीं है कि कोर्जन आप उस इंसान के ऊपर ही लगाओ, उसी को धमकी दो, आप किसी और को भी कोर्स कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है हस्बैंड धमका रहा है वाइफ की मम्मी को कि अपनी बेटी से बोल दो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा या आपकी बेटी को मार डालूंगा। तो वो क्या कर रहा है, डरा किसको रहा है? उसकी मम्मी को, और उससे प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा है। इसको भी कोर्जन बोला जाएगा। ठीक है, तो आओ इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं अपने पास। तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, इट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर कोर्जन इज एम्प्लॉयड। तो मैंने वही बोला, जैसे तुम फ्लाइट से आ रहे हो तो हवा में हो, इंडिया में नहीं हो, फिर भी इंडियन पिनल कोड अप्लाई वहां नहीं होता वैसे तो, बट तब भी उसको कोर्जन माना जाएगा। आगे, वेदर अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट टू कोर्जन, एक आदमी को धमकी दे रहा कि वो सुसाइड कर लेगा, इसको कोर्जन मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो ये पूरा केस स्टडी है, इसमें अमीराजू वर्सेस सेशमा करके है। ठीक है, तो मैं इसको रीड नहीं कर रहा। अगला, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्जन, कोर्जन के अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि मान लो इंसान मान जाता है डर में, ये जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जयकांत शिकरे ने कनपट्टी पे बंदूक रख दी, और कनपट्टी पे बंदूक रख के क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो क्या हुआ, बंदे ने डर के कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे हम? हाँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें फ्री कंसेंट मिसिंग है। तो इसके अंदर जो इंजर्ड पार्टी है, जो अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। और अगर उसको नुकसान हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो उसकी प्रॉपर्टी को आग लगा दी थी, घर को आग लगा दिया, गाड़ी को आग लगा दी, रिश्तेदार को पीट दिया, रिश्तेदार का वो कर दिया, घर तबाह कर दिया, कुछ भी कर दिया, किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी उस पार्टी से रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा पहली चीज। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और जो भी पैसे उसने दिए वो वापस ले सकता है। ठीक है, या जो भी दिए वापस ले सकता है, बट ध्यान रखना उसको भी अगर कुछ मिला है तो वो भी वापस करना पड़ेगा। ये नहीं रहा कि वो रख सकता है। जैसे जयकांत शिकरे ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 लाख में ले ली, तो वो 2 लाख तो तुम्हें देके गया ना, तो तुम्हें वो 2 लाख वापस करने पड़ेंगे और बदले में प्रॉपर्टी ले सकते हो। साथ साथ क्या ले सकते हो, तुम्हें जो भी उसने नुकसान पहुंचाया, तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन भी रिकवर कर सकते हो। ठीक है, अब ये प्रूव कैसे होगा कि कोर्जन लगाया गया? क्या ये तुम्हारा काम है? नहीं, किसका काम है? लॉयर का, वकील का काम है। वो ये प्रूव करेगा कि कोर्जन लगाया गया था। हमें तो ये पता होना चाहिए कि अगर कोर्जन लगाया गया है तो क्या होगा। क्लियर है? चलो, तो अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट अबाउट बाय कोर्जन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। कोर्जन में बी अप्लाइड अगेंस्ट एनी पर्सन, नॉट नेसेसरली अगेंस्ट द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्जन आप किसी के भी अगेंस्ट लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया ना कि मम्मी को डरा रहा है, लड़की की मम्मी को डरा रहा है कि प्रॉपर्टी अपनी बेटी से कह दे मेरे नाम पे, कहते हैं तुझे मार दूंगा, नहीं तो तेरे बेटी को मार दूंगा। ठीक है, तो कोर्जन may be applied against any person, not necessarily against the other party to the contract. ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, what is undue influence? undue influence क्या होता है? तो देखो, undue influence है आप एक डोमिनेटिंग पोजीशन में हो और आप अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का मिसयूज करके दूसरी पार्टी से कहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर मेरे साथ।
ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नौकर और एक मालिक में डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन होगा? मालिक। या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर और एक असेसी। असेसी कौन होता है? जो टैक्स भर रहा है। जैसे हम लोग सब टैक्स भरते हैं, हमें क्या बोलते हैं? असेसी। और हमारे टैक्स को चेक कौन करता है? इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसी में कौन डोमिनेटिंग है? इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक। अगर मैं बात करूं एक डॉक्टर और पेशेंट में कौन डोमिनेटिंग है? डॉक्टर। एक साधु बाबा और उसका एक जो भक्त होता है उनमें कौन डोमिनेटिंग है? साधु बाबा। पेरेंट एंड चाइल्ड में कौन डोमिनेटिंग है? पेरेंट। ठीक। तो लॉ ये कहता है कि जो रिश्तों में, जो ऐसे रिश्ते हैं जिनके अंदर एक पार्टी डोमिनेटिंग है और दूसरी पार्टी वीकर पार्टी है, उसमें जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो हो सकता है कि अपनी पावर का मिसयूज करे, अपनी पोजीशन का मिसयूज करके दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जबरदस्ती करे। तो अगर वो ऐसा करती है तो उसको क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he uses the position to obtain an unfair advantage over the other. ठीक, तो क्या कह रहा है? One of the parties is in a position to dominate the will. Will मतलब इच्छा। तो एक आदमी के पास इतनी स्ट्रेंथ है, डोमिनेटिंग पावर है कि वो दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है। एंड ही यूजेस द पोजिशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पार्टी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या होता है, कैसे लॉ कहता है कि कहां पे डोमिनेटिंग पार्टी हो सकती है? जहां पे वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपैरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। फॉर एग्जाम्पल मास्टर एंड सर्वेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड असेसी। ये जहां पे एक्चुअल में दिखता है, रियली में दिखता है, ये अपैरेंट है कि हाँ भाई उस सामने वाले के पास पावर है, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर और एक असेसी, उसके अंदर रियल में उसको पावर दी गई है। ठीक है, अच्छा, टीचर और चिल्ड्रन में कौन डोमिनेटिंग होगा? टीचर। ठीक, तो रियल अथॉरिटी है, वहां पे दिखता है कि रियल में पावर है, तो वो क्या होगा? इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है? और कौन से रिश्ते होते हैं जहां पे पार्टीज के बीच में होता है एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप? सर ये वर्ड हम पहली बार देख के आए हैं, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि बिल्ड होता है ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो जहां पे भी पार्टीज का आगे लिखा हुआ है इसके अंदर फिड्यूशरी रिलेशनशिप मींस अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जहां पे भी पार्टीज का एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है उसको क्या बोलेंगे हम? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि फादर एंड सन, गार्डियन एंड वार्ड, जैसे एक अनाथ बच्चा है तो अनाथ बच्चे के जो गार्डियन है, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, प्रिसेप्टर एंड डिसाइपल, ये साधु बाबा और उनका जो भक्त है, साधु बाबा को बोलते हैं प्रिसेप्टर और डिसाइपल जो उसका भक्त है, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। तो इन रिलेशनशिप्स में क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं इनके अंदर क्या लगाया जा सकता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और कहां पे? वेयर अ पार्टी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। जहां पे पेशेंट्स या जो इंसान है वो मेंटली वीक है ड्यू टू एज, इलनेस, बॉडीली डिस्ट्रेस। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा जा सकता है। जैसे सोचो एक बूढ़े माँ बाप हैं, वो घर पे पड़े रहते हैं क्योंकि उनका बहुत बीमारी है और उनको ध्यान रखने के लिए एक नर्स रखी हुई है। तो कौन डोमिनेटिंग है? नर्स, क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई जो ये जिनका मैं इलाज कर रही हूँ वो तो हर वक्त बेड पे पड़े रहते हैं, उनको तो इलाज की जरूरत पड़ती है और वो बेड से भी नहीं उठ सकते। तो वो क्या कह रही है उनसे कि मुझे मेरी सैलरी 100% से इंक्रीज कर दो, जितनी है अभी 100% से इंक्रीज कर दो, नहीं तो नाश्ते में जहर दे के खिला दूंगी और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये ऐसी दवाई खिलाऊंगी
जो और दर्द में जाओगे। ये ऐसी दवाई खिलाऊंगी कि तुम्हें लूज मोशन पे लूज मोशन लगे रहेंगे, सारे दिन टट्टी में बैठे रहना। ऐसी चीज बातें कर रही है वो। तो क्या कर रहे हैं वो, अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, डोमिनेटिंग पोजीशन का मिसयूज कर रही है, तो क्या लगा रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। और चौथा क्या है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज apparently unconscionable, that is unfair। तो ये 4 ट्रांजैक्शंस में हम क्या कह सकते हैं, सामने वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा सकता है। तो इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये 4 एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन में एक पार्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा सकती है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 4। पहला कौन सा, वेयर ही होल्ड्स रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। दूसरा, वेयर द पार्टीज आर इन अ फिड्यूशियल रिलेशनशिप। तीसरा, वेयर द पार्टी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय एज, इलनेस और बॉडीली डिस्ट्रेस। और चौथा, वेयर द ट्रांजैक्शन इज अनफेयर। ठीक है, वेयर द ट्रांजैक्शन इज अपेरेंटली अनकॉन्शनेबल। ठीक है, तो कौन से रिश्ते होते हैं, आओ देखें। एग्जाम्पल हैं ये सारे, पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्डियन एंड वार्ड, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसाइपल। द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब सिर्फ ये 6 ही नहीं है, और भी रिश्ते हो सकते हैं जिनके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया जा सकता है। तो देखो ध्यान से समझ लेना ये चीज, एक बार सब लोग इधर देखेंगे। ये जो रिश्ते होते हैं इनके अंदर कानून मान के चलता है कि जो पार्टी डोमिनेटिंग है ना उसने अपने पावर का मिसयूज किया है, भले ही ना किया हो। कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि हाँ उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है। जो डोमिनेटिंग पार्टी है अगर उसने नहीं लगाया उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगाया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट और चाइल्ड, तुम और तुम्हारे पापा मम्मी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पापा मम्मी और तुम्हारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब तुम 18 साल से ऊपर के हो। ठीक है, ये मैं समझना कि 18 साल से नीचे के हो, 18 साल के ऊपर हो, पेरेंट और चाइल्ड। यहां पे भी तुम्हारे पेरेंट्स को क्या प्रिज्यूम करा जाएगा कि तुम्हारे पापा मम्मी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस तुम पे लगाया है। ठीक है, मान लो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने तुम्हारी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कोर्ट तो मानेगा नहीं। कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पापा मम्मी को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगाया। ठीक है, ये नौकर और मालिक में क्या माना जाता है, कौन डोमिनेटिंग है, मालिक है। तो कोर्ट तो मान के चलेगा कि हाँ भाई मालिक गलत है, मालिक को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने गलत नहीं हूं, मैंने सब सही किया है। ठीक है, अच्छा क्या सारे रिश्तों में अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया जा सकता है? हाँ, किताब पढ़ ले और फिर कहे मेरे को सारे आंसर्स पता है। जब तक ना देखे ना नीचे तब आंसर देकर नालायक। अरे बस हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स एक दूसरे पर अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं? कि तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है कि देख ये काम कर दे मेरा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तुम्हें वो कर रहा है, मेंटली खेलने की कोशिश कर रहा है। क्या फ्रेंड्स अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं तुम पे? नहीं। अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है कि मेरा ये काम कर दे नहीं तो मैं दोस्ती तोड़ दूंगा, तुम क्या कहोगे? जा तोड़ दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तुझे क्या लग रहा है कि मेरे पास और दोस्त नहीं, मैं और दोस्त बना लूंगा, दुनिया में अकेला तू ही थोड़ी है। तो कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिनके अंदर कोर्ट मान के चलता है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लग सकता, जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट, मकान मालिक और किराएदार। ठीक, दूसरा हस्बैंड एंड वाइफ, क्रेडिटर एंड डेटर और फ्रेंड्स। ठीक, तो देखो देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ existence of power to dominate the will of another in the following cases: landlord and tenant, creditor debtor, husband and wife। ठीक है, तो इनके अंदर माना जाता है कि कोई भी पार्टी डोमिनेटिंग है ही नहीं, दोनों पार्टीज इक्वल है। तो इट हैज बीन हेल्ड बाय जुडिशियल डिसीजंस दैट इन ऑल दीज केसेस द पार्टी alleging undue influence must prove that undue influence existed। तो कहना क्या चाह रहा है
क्योंकि इन केसेस में ये वाले जो रिश्ते हैं इनके अंदर सबको क्या माना जाता है, इक्वल, कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है। तो भैया फॉर एग्जाम्पल अक्षत मेरा दोस्त है और मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं कि अक्षत मुझ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा रहा है, तो किसको प्रूव करना पड़ेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस लग रहा है? मुझे, क्योंकि हम दोनों में कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स में आ जाते हैं। तो फिर इस केस में जो एलिगेशन लगा रहा है उसको प्रूव करना पड़ेगा। बट अगर एक फादर और चाइल्ड वाला रिलेशनशिप होता तो उसके अंदर अगर बच्चे ने बोल दिया कि पापा ने अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है तो लगाया है, कोर्ट मान लेगी। किसको प्रूव करना पड़ेगा? यानी कि जो डिफेंड कर रहा है खुद को उसको प्रूव करना पड़ेगा, और हमारे केस में, मेरे और अक्षत के केस में जो केस कर रहा है, एलिगेशन लगा रहा है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अब मैंने एग्जांपल लिया कि भैया अगर पापा और बच्चों की कॉन्ट्रैक्ट में वो आ रही है, बात आ रही है, तो कोर्ट मांग चलेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया गया। तो अब पापा कैसे प्रूव करेंगे कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगाया, या एक इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे प्रूव करेगा कि उसने असेसी पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगाया, या मालिक कैसे प्रूव करेगा? तो उसकी कुछ चीजें हैं। तो पहला क्या है, उनको यह प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने सारे के सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करे थे पार्टी को। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मालिक और नौकर। मालिक को यह प्रूव करना पड़ेगा कि उसने नौकर को हर एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्लोज कर दी थी, कोई भी चीज छुपाई नहीं थी। दूसरा, जो मालिक ने पैसा लिया या दिया है वो एडिक्वेट है, कम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मालिक ने नौकर से उसकी जमीन खरीदी, नौकर को जमीन बेची थी तो पैसों की जरूरत थी, मालिक ने खरीद ली, तो मालिक को यह प्रूव करना पड़ेगा कि जमीन के उसने उतने ही पैसे दिए हैं जितने बनते थे, कम नहीं दिए। तीसरा, द पार्टी अलेजिंग एक्सरसाइज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज इन रिसीट ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस एंड वाज फ्री टू एक्सरसाइज इट। क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि मालिक को प्रूव करना पड़ेगा कि नौकर को मैंने खुला छोड़ देता कि उसको किसी और से सलाह मशवरा करना है, किसी और से बातचीत करनी है, कहीं और से किसी और से भी ट्रांजैक्शन के लिए डील करनी है तो कहीं और भी कर सकता है। मतलब उसको खुला छोड़ा हुआ था, उसको बांधा नहीं था कि मेरे से ही तुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है। और चौथा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि द ट्रांजैक्शन वाज फेयर। यानी कि डोमिनेटिंग पार्टी को ये सब चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। डोमिनेटिंग पार्टी मस्ट प्रूव दिस। ठीक है। करें आगे। नेक्स्ट, पर्दा नशीन वुमेन। पर्दा नशीन औरतें। तो पर्दा नशीन वुमेन मतलब ऐसी औरतें जिनको पर्दे में रखा जाता है, मतलब घूंघट में रखा जाता है। घूंघट को इंग्लिश में बोलते हैं वेल। ठीक है। तो लॉ ये मानता है कि जो पर्दा नशीन वुमेन है दे आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी नहीं मान जाती। क्यों? क्योंकि लॉ के हिसाब से जो औरत घूंघट में है, जो हर वक्त घूंघट में रहती है, हर वक्त जो घूंघट में रहती है, उसके पास अकल नहीं है। बहुत ही बेकार सा कॉन्सेप्ट है, बट है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही जो हिंदू लॉ, इस्लाम लॉ, दोनों में ही, मुस्लिम लॉ, उसमें ही मान जाता है कि जो औरत हर वक्त घूंघट में रहती है, बुरखे में रहती है, उसको दिमाग नहीं है, उसके पास अकल नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या सही क्या गलत है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो माना जाएगा कि आपने इनके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया है, और इनके साथ जो एग्रीमेंट किया जाएगा वो माना जाएगा कि आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। ठीक है। तो देखो, अ पर्दा नशीन वुमेन इज वन हु बाय वर्च्यू ऑफ द कस्टम ऑफ हर कम्युनिटी इज रिक्वायर्ड टू लिव बिहाइंड अ वेल एंड इज टोटली सेक्लूडेड फ्रॉम ऑर्डिनरी सोशल इंटरेक्शन। इन औरतों को क्या करते हैं, जैसे ही देखा होगा, तुमने फिल्म में भी देखा होगा कि जो औरत घूंघट में रहती है उसको क्या कहा जाता है, जैसे कोई घर से बाहर का कोई पराया मर्द घर में आता है, उनसे क्या कहा जाता है, तुम अंदर जाओ, तुम अंदर कमरे में जाओ। तो उनसे क्या करा जा रहा है, ऑर्डिनरी सोशल इंटरैक्शन से उनसे दूर रखा जाता है, उनको दूर रखा जाता है। करेक्ट। तो क्या माना जाता है कि दे आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपने इनको अनड्यू इन्फ्लुएंस में लेके किया है और आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट
कर नहीं सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइडेबल बन जाता है। ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपने कोई भी 5 चीजें जो हैं, ये कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक, इन 5 में से किसी से भी इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वही चीज कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइडेबल बनेगा। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकती है? सेक्शन 19A के हिसाब से एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट एब्सोल्युटली, however if the agreed party has received any benefit it may be set aside upon such terms and conditions as are just in the eyes of the court। तो लॉ ये कह रहा है, सेक्शन 19 कह रहा है, अगर कोर्ट को लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑल टुगेदर कैंसिल ही कर देना चाहिए तो कोर्ट पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को एक मॉडिफाइड मैनर में लगाना चाहिए तो मॉडिफाइड मैनर में कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या अगर कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट को लगता है कि जो इंजर्ड पार्टी है उस इंजर्ड पार्टी को अगर कुछ पैसा मिल गया है तो वो पैसा वापस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता तो हो सकता है उससे पैसा वापस देने की भी लाइबिलिटी सरकार कोर्ट हटा दे। ठीक है, तो देखो नीचे की एग्जांपल दिया है। ए, अ मनी लेंडर एडवांसेस 10,000 टू बी अ फार्मर एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस induces B to execute a bond for 20,000 with interest at 48% per year। सोच रहे हो? The court may set the bond assigned, ordering B to repay 10,000 with such interest as may be seen just। ठीक है, तो देखो कोर्ट क्या कह रहा है, उसने एग्जाम्पल कैसे क्या कह रहा है। एक याद करो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, तुम्हें पढ़ाया भी जाता था। तो जमींदार क्या करते थे? फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, करेक्ट। तो एक एग्जांपल ये समझो कि एक जमींदार ने एक किसान को लोन दिया, कितना? 10,000 रुपीज का, और उससे साइन करवाया कितना की, उसने लोन कितना लिया है? 20,000 रुपए का लोन लिया है, और उसमें क्या बोला? ब्याज कितना है? 48%। लगाओ जी, 48% ब्याज एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? नहीं, अननेसेसरीली हाई है। तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट कह सकता है कि पहली बात तो जब उसने 10,000 लिए तो तूने 20,000 रुपए क्यों साइन करवाए? तो कोर्ट क्या कह सकता है कि तू 10,000 ही वापस करेगा, किसान से कहेंगे। और 48% की जगह पे क्या कह सकते हैं? 8-10%, 12%, जितनी भी उसकी क्षमता है या कोर्ट को जितना ठीक लगता है वो कर सकता है। 48% से रिड्यूस कर सकते हैं, कोर्ट के पास पावर है, प्लस जो 10,000 का 20,000 साइन करवा लिया उन्होंने उसको भी वो घटा सकते हैं। ठीक है, तो कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क देख लेते हैं, आ जाओ। तो कोवर्जन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फिजिकल फोर्स, आप फिजिकली डरा रहे हो, धमका रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, कुछ भी। इसके अंदर आप मेंटल फोर्स या मेंटल प्रेशर लगा रहे हो। दूसरा, कोवर्जन में पार्टीज के बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप between the parties। तीसरा, coercion may be employed either against the party or against any third person who is not a party to the contract। coercion किसी पे भी लगा जा सकता है, या तो उस इंसान पे लगा दो या उसके किसी और रिश्तेदार पे भी लगा दो, क्योंकि आप उसको बोलो मेरी प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे। बट coercion में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में किसके ऊपर लगाया जाएगा? जो दूसरी पार्टी है उसी के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, कोवर्जन में कोर्ट मान के नहीं चलेगा कि कोवर्जन लगाया गया। जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो मानती है ना कि हाँ भाई डोमिनेटिंग पार्टी ने अपनी पावर का मिसयूज किया है, कोवर्जन में ऐसा नहीं मानते। कोवर्जन में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोवर्जन लगाया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ रिश्तों के अंदर माना जाता है कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस, पार्टी ने अपनी पावर का मिसयूज किया हुआ तो उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया होगा, और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, बट इसके अंदर कोर्ट अगर चाहे तो उसको एक मॉडिफाइड मैनर में भी इन्फोर्स करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, आज का लास्ट और कर लेते हैं ये मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आपने किसी को गलती से कोई चीज गलत बता दी, आपकी इंटेंशन नहीं थी सामने वाले को गलत बताना, उसके बाद फ्रॉड करना, बट आपने कुछ गलती से गलत बता दिया और जिस वजह से वो पार्टी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती है, इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कह दिया कि यहाँ पे एसएससी की भी तैयारी करवाते हैं या यहाँ पे बैंक पीओ की तैयारी भी करवाते हैं। मुझे लगता था कि यहाँ पे एसएससी बैंक पीओ की तैयारी करवाते हैं, पर मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में नहीं करवाते। फॉर एग्जांपल मेरा इंटेंशन था तुम्हें गलत बताने का, मुझे सिर्फ लगता था, जो मुझे लगता था मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, बट एक्चुअली में गलत है, और मैंने तुम्हें वो बता दी और तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और फीस भी दे दी, फॉर एग्जाम्पल एसएससी बैंक पीओ की। तो इसको क्या बोलेंगे? मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन इज अ स्टेटमेंट और एजर्शन। एक या तो स्टेटमेंट है या एजर्शन। एजर्शन मतलब कोई बात बोलना, किसी बात पे जोर देना। मेड बाय वन पार्टी टू द अदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग सम फैक्ट रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन अराइजेज व्हेन द रिप्रेजेंटेशन मेड इज अनट्रू बट द पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है? गलत है, बट मुझे लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूं वो सही है। देर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इच्छा नहीं है सामने वाले को धोखा देने की। डिसीव मतलब धोखा देना, आपकी इंटेंशन है धोखा देने की। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट इज मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बाय वन विच मिसलीड्स द अदर। ठीक है, अब इसके कुछ अलग अलग तरीके हैं, कैसे कैसे हो जाता है। अनवारंटेड असर्शन। तो देखो अनवारंटेड असर्शन का मतलब क्या है? बेसिकली मिस रिप्रेजेंटेशन के क्या है? ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स क्या है? पहला है अनवारंटेड असर्शन। असर्शन मतलब अपनी बात बोलना, और अनवारंटेड असर्शन मतलब अपनी बात पे बिना बात के जोर देना। मैं जो बोल रहा हूं वो सही है जबकि वो गलत है। अनवारंटेड, जरूरत से ज्यादा अपनी बात पे जोर डालना कि मैं बोल रहा हूं सही है यार, सही है, बट एक्चुअली में वो गलत है। तो व्हेन अ पर्सन मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ द मटीरियल फैक्ट्स honestly believing it to be true though it is false, such an act amounts to misrepresentation. ठीक, नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर आपकी ड्यूटी है किसी को सही सही बताने की, बट आप अपनी उस ड्यूटी को तोड़ देते हो, आपने गलती से कोई चीज गलत बता दी, बट आपका इंटेंशन था गलत बताने का, तो उसको भी मिसरिप्रेजेंटेशन में काउंट करेंगे। तो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी without an intention to deceive which brings an advantage to the person committing it by misleading another to his prejudice amounts to misrepresentation. ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? बताओ, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? अगर आपने अपनी ड्यूटी तोड़ी, आपका इंटेंशन नहीं था सामने वाले को डिसीव करने का, बट आपने जो ड्यूटी तोड़ी उसकी वजह से जो ड्यूटी तोड़ रहा है उसको कुछ एडवांटेज मिल जाता है। कैसे? दूसरी पार्टी को मिसलीड करके। इसको क्या बोलेंगे हम? मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अंडर दिस हेडिंग वुड फॉल केसेस वेयर अ पार्टी इज अंडर अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द सर्टेन फैक्ट्स एंड डज नॉट डू सो एंड देयरबाय मिसलीड्स द अदर पार्टी। सच अ ड्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, बैंकर एंड कस्टमर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, सेलर एंड बायर एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो इन इंग्लिश लॉ सच केसेस आर नोन एज केसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड। तो जहां पे पार्टीज का ड्यूटी है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस वाला जो ले रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि तुम्हें सब चीजें डिस्क्लोज करे। लैंडलॉर्ड और टेनेंट में लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है वो सब चीजें डिस्क्लोज करे, और टेनेंट की भी ड्यूटी सब चीजें डिस्क्लोज करे। बैंक वाला और जो कस्टमर है उनकी भी क्या ड्यूटी है? बैंक वाले सब चीजें डिस्क्लोज करे, कस्टमर को कुछ भी चीज छुपाए ना, सेम चीज कस्टमर को भी कुछ भी ना छुपाए। तो इन केसेस में अगर कोई भी चीज गलती से आपने गलत बता दी, ये सोचते हुए कि जो आप बता रहे हो वो सही है बट एक्चुअली में वो गलत है, तो उसके क्या बोलेंगे? मिसरिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है इनोसेंट मिस्टेक। सिंपल सा, इनोसेंट मिस्टेक भी क्या है? आप गलती नहीं करना चाहते थे, आपने गलती से इनोसेंस में गलती कर दी। इफ वन ऑफ द पार्टी कॉजेज द अदर however innocently to make a mistake as to the nature or substance of the agreement, it is considered as misrepresentation. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें गलती से बोल दिया कि यहाँ पे एसएससी बैंक पीओ की भी तैयारी होती है, या मैंने तुमसे कह दिया कि सीए फाउंडेशन की फीस फॉर एग्जांपल 35,000 है, जबकि एक्चुअली में कुछ और है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ इनोसेंटली। मुझे लगा कि एक्चुअली फीस ये है, फीस थोड़ी ज्यादा है या थोड़ी कम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? मिसरिप्रेजेंटेशन। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है?
तो पहला कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल, ऑब्वियस है क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा वॉइडेबल, यानी कि पार्टी कैन अवॉइड द अग्रीमेंट, जिसके साथ गलत हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, या फिर वो इंसिस्ट कर सकता है दैट द कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म्ड and that he shall be put in a position in which he would have been if the representation made had been true. But if the party whose consent was caused by misrepresentation had the means of discovering the truth with ordinary diligence, he has no remedy. तो देखो, अगर मैंने तुम्हें गलती से कोई चीज़ गलत बता दी और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कहा एसएससी बैंक पे की तैयारी होती है यहाँ पे, और मैंने तुमसे फीस ले ली और एक्चुअली में नहीं होती, तो तुम क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, और कैंसिल करके कह सकते हो कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो। या फिर अगर मैंने तुमसे क्या कहा कि सीए फाउंडेशन की फीस 35,000 है और मान लो एक्चुअली में 30,000 फॉर एग्जांपल, फिर तुम क्या कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैसे परफॉर्म करो कि जैसा एक्चुअली में होना चाहिए था। तो तुम क्या कह सकते हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे, आप फीस 35,000 नहीं 30,000 कर लो, ठीक। तो मैं क्या वो क्या है, दो ऑप्शन तुम्हारे पास, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म वैसे कर सकते हो जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में होना चाहिए था, अगर वो रिप्रेजेंटेशन सच होती तो, ठीक है। बट ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास जरिया था सच पता करने का, फिर भी तुमने सच पता नहीं करा, तो तुम्हारे को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने मान लो तुम्हें गलती से बोल दिया कि फाउंडेशन की फीस 35,000 है, एक्चुअली में 30,000 है। तुम पता कर सकते थे कि फीस 30,000 है या 35,000 है, कुछ और है, तुमने पता नहीं करा, आसपास के पड़ोसी बच्चों से नहीं पूछा या किसी दूसरे टिचर से नहीं पूछा या किसी भी तरीके से पता करने की कोशिश नहीं करी, तुम्हारे पास जरिए थे और इजीली पता चल सकता था, तुमने नहीं पता करा, तो इस सिचुएशन में तुम्हारे पास कोई रेमेडी नहीं है। मतलब तुमने 35,000 अगर दे दी तो फिर 35,000 ही फीस हो जाएगी, कहाँ वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज वो कह रहा है, इफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस देन ही हैज नो रेमेडी। ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब क्या है, नॉर्मल छानबीन पूछताछ करके, तो देखो लिख रहा है ऑर्डिनरी डिलीजेंस मींस सच डिलीजेंस एज अ रीजनेबली प्रूडेंट मैन वुड कंसिडर नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो जो डिलीजेंस, जो छानबीन, जो पूछताछ एक आम आदमी नॉर्मली कि इधर से उधर कर करा के कहीं से पूछ सकता था, वो नहीं पूछा, नहीं देखा, तो फिर कोई जो रेमेडी है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहां से हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे दो पॉइंट्स बच गए हैं, फ्रॉड और मिस्टेक। इनको हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतने रखते हैं। किसी को डाउट कुछ चीज पूछे तो बताओ, नहीं, चलो जी। तो आज फिर इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।